सभी छात्रों को नमस्कार। हमने पिछले 3 वीडियो में मन यह 10वीं कक्षा की कविता जो पूरक पठन के अंतर्गत आती है और इसके 3 वीडियो बन चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में हमने सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ अध्यापन किया है, उसकी पढ़ाई की है और अब तीसरे और अंतिम वीडियो में मैंने बताया था आपको कि चौथा जो वीडियो बनने वाला है वह मन इस कविता से संबंधित जो स्वाध्याय है इसका उस पर होने वाला है। और इस वीडियो में हम चौथी कविता जो है उसके स्वाध्याय के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और प्रश्न कौन सी है, कृति कौन सी है, उत्तर किस प्रकार लिखना है, इसके बारे में इस तासिका के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहली कृति कौन सी है इस मन कविता से संबंधित। तो ये कृतियां है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उसी कृति के अंतर्गत उपकृति पूछी गई है, उचित जोडिया मिलाइए। मराठीमध्ये ज्या प्रकारे आपण काय म्हणतो, योग्य जोड्या जुळवा, अशा प्रकारे अ गट और ब गट इस प्रकार के 2 गट आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। तो यदि आपने इस कविता के 3 वीडियो ध्यानपूर्वक देखे हैं तो इसके उत्तर आपको जल्दी आ सकते हैं। तो मछली के लिए इधर 4 जोड़ियां है अ गट में और ब गट में 5 है। एक जो जोड़ी है वो अतिरिक्त जोड़ी दी है, उसकी कोई जोड़ी नहीं मिलती क्योंकि अ गट में 4 है तो 4 ही जोड़ियां मिलेगी। तो मछली के लिए कौन सी ब गट में से कौन सा शब्द आ सकता है, आप अनुमान लगाइए, अंदाजा लगाइए। क्या मौन लग सकता है, सोना शब्द लगता है, प्यासी शब्द लगता है, अमर शब्द लगता है या पीड़ा शब्द लगता है। तो यदि आपके समझ में यह कविता आई है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो मछली के लिए कौन सा शब्द आ सकता है, तो आपके याद में इस कविता की अंतिम पंक्ति शायद ध्यान में होगी कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो कौन सी जोड़ी इसको लगेगी, कौन सा शब्द इसको लगेगा, प्यासी, बराबर। तो मछली के लिए प्यासी यह शब्द लग सकता है। तो परीक्षा में आपको इस प्रकार रेशा के माध्यम से जोड़ी नहीं लगानी है। कृति पत्रिका में आपको परीक्षा में अ गट में जो पहला शब्द है मछली और उसके आगे डैश करके आगे उत्तर लिखना है, मछली डैश प्यासी। इस प्रकार रेशा निकालकर उत्तर नहीं लिखना है। मैं अभी आपको आपके समझ में आ जाए इसलिए इस प्रकार के रेशा निकाल रहा हूं।
तो शायद पहली शब्द का उत्तर आपके समझ में आया होगा, मछली प्यासी, क्योंकि इस कविता का अंतिम चरण था, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। बहुत ही सीधा साधा अर्थ है। इतना आपने उत्तर लिया तो आधा अंक आपको मिल सकता है। तो एक जोड़ी आपको आधे अंक के लिए आ सकती है। दूसरी जोड़ी है गीतों के स्वर। देखिए, यह भी चरण आपके शायद समझ में हुआ। तुमने दिए जिन गीतों के स्वर हुए अमर, इस प्रकार का चरण, इस प्रकार की पंक्तियों की पढ़ाई हमने की थी। तो कौन सी जोड़ी लगेगी इसकी? गीतों के स्वर। मैंने कहा था कि कुछ संगीतकार, कुछ लोग ऐसे गीतों की रचना करते हैं कि वे हमें सुनते ही जाए, ऐसा महसूस होता है। और वे गीतकारों के मरने के बाद भी वो जो गीत है बनाया हुआ, वो अमर बनता है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया था। तो गीतों के स्वर के लिए कौन सी जोड़ी लगेगी? यहां अमर, बरोबर। तो गीतों के स्वर के लिए अमर, इस प्रकार। देखिए कितनी आसान कृतियां पूछी गई है। 5वीं कक्षा का छात्र भी इस प्रकार की छोटी छोटी कृतियां वह छोड़ा सकता है। आप तो कक्षा 10वीं में हैं और बहुत ही सीधी सादी कृतियां यह पाठ्यक्रम में दी गई है और आपको पूछी गई है। और यह आपको अंत तक ध्यान में रखना है। मार्च की बोर्ड परीक्षा तक यह स्वाध्याय, यह प्रश्न, यह उत्तर आपको ध्यान में रखना है। 15 दिन के बाद, महीने के बाद आपको उस स्वाध्याय पर एक रिवीजन मारनी चाहिए। तो आपको जो ध्यान में रखा गया है, कोई जवाब हो, उत्तर हो, कृतियां हो, वह आप भूल नहीं सकते। तो ठीक है। अगली जोड़ी है रेल की पटरियां। तो इसके भी स्पष्टीकरण हमारा हुआ था, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, बराबर। वे दोनों रेल की पटरियां साथ साथ चलती है लेकिन आपस में बोलती नहीं, मौन है। मौन का अर्थ खामोश, शांत। इस प्रकार आधे अंक के लिए कृति भी पूछी जा सकती है शब्द संपदा के अंतर्गत कि मौन का समानार्थी शब्द लिखिए, मौन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। समानार्थी और पर्यायवाची दोनों ही शब्द का अर्थ एक ही है। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची दोनों का अर्थ एक है। जिस प्रकार विरुद्धार्थी शब्द और विलोम शब्द, इन दोनों के अर्थ एक ही है, उसी प्रकार समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द, इन दोनों का अर्थ एक है। तो रेल की पटरियां, इसको कौन सी जोड़ी लगेगी? मौन। रेल की पटरियां आपस में बोलती नहीं, वे खामोश रहती है, मौन रहती है। तो रेल की पटरियां को मौन, यह जोड़ी लग सकती है। आगे देखिए चौथी जोड़ी आकाश। आकाश से संबंधित भी कृति यहां आई थी, बराबर, कि सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। जब हमारे प्रियजन बिछुड़ जाते हैं, मृत्यु होती है, तो हमें दुख होता है, मन को पीड़ा बनती है और हमारा जो मन होता है वो सूना, उदास, खिन्न, दुखी, इस प्रकार का महसूस हम करते हैं। उसी प्रकार आकाश को कौन सी जोड़ी लगेगी? सोना, यह जोड़ी लगेगी। इस प्रकार हो गया। इतनी कृतियां आपने यदि कृति पत्रिका में छोड़ाई तो आपको दो अंक मिलेंगे। एक कृति आधे अंक के लिए है। यहां 4 कृतियां पूछी है। यदि 4 कृतियों के उत्तर आपने सही दिए, उचित दिए, बराबर दिए, तो आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। मैंने आपको कहा, बताया भी इस कृति का उत्तर कैसा लिखना है। इस प्रकार रेशा वगैरह निकाल कर नहीं लगना है। जो प्रश्न है, मछली डैश पैसी, गीतों के स्वर डैश अमर, रेल की पटरियां डैश मौन,
आकाश डैश सुना। इस प्रकार आगे ही उसका उत्तर लिखना है, इस प्रकार की रेशिया नहीं निकालनी है। तो ठीक है, पहली कृति आपको आपके शायद ध्यान में आई होगी। अब हम दूसरी कृति की ओर चलते हैं। तो दूसरी कृति का प्रश्न है, परिणाम लिखिए। परिणाम क्या हुआ, असर क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, बरोबर। तो कृति पूछिए, प्रश्न पूछा है सितारों का छिपना। सितारों का छिपना, जो देखिए आकाश में सितारे चमचमाते हैं, इसलिए वो आकाश हमें सुंदर दिखाई देता है। लेकिन जब सितारे बादलों की आड़ में छिप गए तो क्या परिणाम होता है, आकाश कैसा दिखेगा हमें, तो सुना आकाश। तो इसका उत्तर जो है सितारों का छिपना, तो इसका उत्तर आगे क्या आएगा, सुना आकाश। यह आप लिख सकते हैं। सुना आकाश, इस प्रकार सुना आकाश। यह स्क्रीन पर ठीक तरह से लिखाई नहीं, लिख नहीं सकते, तो आपके समझ में आया होगा। वो जो शब्द लिखा है उसकी जगह ज्यादा लगती है, पेन जैसे यहां स्क्रीन पर लिख नहीं सकते, लिखना नहीं आता। तो सितारों का छिपना, इसकी जो कृति है, तो उत्तर मैंने अभी लिखा है मोबाइल स्क्रीन पर, सोना आकाश, सोना आकाश। दूसरी कृति है, तुम्हारा गीतों को स्वर देना। तुम्हारे गीतों को स्वर देना। देखिए अच्छा गीत होने पर क्या होता है, उस पर असर, गीतों का क्या होगा, इसका उत्तर गीतों का अमर होना। दूसरा उत्तर क्या यहां लिख सकते हैं, गीतों का क्या होना, अमर होना। इस प्रकार इस दूसरी कृति का उत्तर है। तीसरी कृति है, सरल अर्थ लिखिए। मन की टिंब टिंब बरसी आंखें। तो यह जो पंक्ति है, यह जो चरण है, 3 पंक्ति वाला, मैंने हाइकू की विशेषता भी आपको बताई थी कि इसमें 3 पंक्तियां होती है, यह पहली विशेषता है। और हर एक पंक्ति में अलग अलग वर्ण होते हैं। मतलब पहले पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण होते हैं और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 + 7 + 5 मिलकर 17 वर्णों की एक पंक्ति होती है, एक चरण होता है। अंग्रेजी में उसे हम स्टांजा बोलते हैं, स्टांजा, कड़वे। तो यह 3 पंक्ति का जो चरण है, मन की टिंब टिंब बरसी आके, तो यह पूरी 3 पंक्तियां कौन सी है, मैं पढ़ता हूं कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इस प्रकार की यह पंक्ति है। तो इसका सरल अर्थ लिखना है। आपको 2 अंकों के लिए परीक्षा में यह कृति पूछी जा सकती है। आपको कम से कम 2 या 4 पंक्तियों में, या ज्यादातर 6 या 8 पंक्तियों में भी इसका स्पष्टीकरण किया तो चलेगा। लेकिन यहां पंक्ति बहुत छोटी है, इसका स्पष्टीकरण ज्यादा नहीं है, तो 2 पंक्तियों में भी लिखा तो आपको 2 अंक मिलेंगे। यह प्रश्न आपको सोमत अभिव्यक्ति के अंतर्गत पद्य जो विभाग है कृति पत्र का, दूसरा विभाग, उसमें आपको लिखना है। तो मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, तो इसका उत्तर हमें कैसा लिखना है। तो कवि कहता है कि मन की पीड़ा, मन को पीड़ा कब होती है, जब हमें दुख होता है। तो कवि कहते हैं जब हमें दुख होता है
तो मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है। हो गया एक वाक्य। दूसरा वाक्य क्या, कि वह जो पीड़ा हुई है वे बादल बनकर आंखों में बादल जैसे छाई जाती है। वह पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ, वेदना, यातना, कौन सा भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो, कौन सा भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हो। तो आया समझ में पहला वाक्य, कि कवि के मतानुसार हम जब दुखी होते हैं तो हमारे मन को पीड़ा होती है। बहुत ही सीधा साधा वाक्य है। और इसके आगे दूसरा वाक्य आप लिख सकते हैं, और वह पीड़ा या वह दुख आंखों में बादल बनकर छा जाता है, और बादल आंसू रूपी जल से बरसता है। तो पीड़ा बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। यदि ऐसा लिखा तो आपको 2 अंक मिलेंगे। तो क्या लिखना है, जब हमें दुख होता है तो हमारे मन को पीड़ा होती है, और मन को पीड़ा होने के बाद वह पीड़ा बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। इतना लिख दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। आगे देखेंगे कौन सी कृतियां हैं। देखिए ये कृतियां है, स्वाध्याय सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, यह स्वाध्याय है। उसमें से एक लिखिए, निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। इस प्रकार यहां लिखा है, देखो। तो पहले एक वाक्य लिखा है और 3 पंक्ति आपको लिखने के लिए दी है। तो सबसे पहले हम पहला वाक्य देखेंगे, क्या लिखा है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो इसमें हमें क्या लिखना है, यह दूसरा चरण था कविता का, यह हाइकू विधा का। उस पर भी मैंने स्पष्टीकरण किया था। और गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक वचन बोला था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह वाक्य बार बार रिपीट हो रहा है, देखो। और उसी से संबंधित यह अर्थ है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका स्पष्टीकरण हम कैसे लिखेंगे, इसका स्पष्टीकरण, तो हमें जीवन भर काम करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इतना वाक्य लिखा तो चलेगा। यह कृति आपको 2 अंकों के लिए परीक्षा के दृष्टि से पूछी जा सकती है। तो करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, इसका उत्तर क्या है, जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें कार्य करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। और काम करते समय फल की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा इधर वाक्य है, भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर। तो इसमें भी इसका भी उत्तर आप कैसा लिख सकते हैं, देखो कि इसका उत्तर इस प्रकार होता है कि जब हमारे आंखों से आंसू बहते हैं, भीतरी मतलब अंदर, कुंठा मतलब निराशा, दुख, तो इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है कि कवि कहते हैं जब हमारे आंखों से आंसू बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि मन की कुंठा या मन का दुख नयन रूपी द्वार से बाहर आ रहा है। नयनों के द्वार से आई बाहर, यही तो वाक्य यहां दिया है, वही वाक्य आपको लिखना है। नयन रूपी द्वार से
बाहर आ रही है, और पूर्ण विराम देना है। आया समझ में आपको? फिर से मैं बताता हूं। भीतरी कुंटा नयनों के द्वार से आई बाहर, इसका उत्तर इस प्रकार है। कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि जब हमारे आंखों से आंसू बहते हैं तब हमारी अंदर का दुख या भीतरी कुंटा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस प्रकार तो आगे देखते हैं कौन सी कृति है। देखिए यह कृति है हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। तो हाइकू में एक चरण में मैंने इसका भी स्पष्टीकरण किया था, शायद आपके ध्यान में होगा। वह महीना, वह ऋतु, वह त्योहार। तो हाइकू में प्रयुक्त महीना, इसका कौन सा उत्तर है? फागुन। तो एक चौकट में आप उत्तर लिख सकते हैं फागुन, वह महीने का नाम है, मराठी महीने का नाम है। और दूसरे चौकट में आप लिख सकते हैं ऋतु का नाम, बसंत। हो गया, इतना लिख गया तो आपको एक अंक जरूर मिलेंगे। इसके आगे देखेंगे, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखिए यह अंतिम पहली अलग कृति है, देखो यहां। उसके आगे उत्तर लिखिए, इस प्रकार है। यह कृति है, यह उत्तर लिखिए। तो वह हम देखेंगे मंझधार में डोले। तो मंझधार में यह भी एक कृति आई थी, जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन। इस प्रकार की कृति थी। मैंने आपको एक चित्र दिखाया था, एक की जीवन नया है और वह सागर में है, उसके आगे बड़ी बड़ी लहरें उठती है। तो मंझधार में डोले, इसका आगे उत्तर लिखना है आपको जीवन नैया। क्या लिखना है? जीवन नैया। दूसरी कृति पूछी है यहां, छिपे हुए। तो आकाश में छिपे हुए, क्या छिपे हुए? बहुत ही आसान उत्तर है इसका, छिपे हुए सितारे। तीसरा है धुल गए। धुल गए क्या? इसका उत्तर कौन सा आ सकता है? खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। तो धुल गए क्या? विषाद। विषाद का मतलब दुख। इस प्रकार धुल गए का उत्तर क्या आएगा? विषाद। और अंतिम जो कृति पूछी है अमर हुए। अमर हुए, तो इसका उत्तर कौन सा आ सकता है? अमर हुए गीतों के स्वर। इसका उत्तर क्या है? अमर हुए गीतों के स्वर। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो मंझधार में डोले, जीवन नैया, छिपे हुए सितारे, धुल गए विषाद और अमर हुए गीतों के स्वर। इतने चार कृतियां आपने लिखी, चार उत्तर दिए, आपको 2 अंक मिलेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार की कृति आपको पूछी है। केंद्रीय भाव, इस शब्द का अर्थ होता है सरल अर्थ लिखिए या भावार्थ लिखिए। सरल अर्थ लिखिए या भावार्थ लिखिए। तो
चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। तो इसका उत्तर आपको लिखना है 2 पंक्ति में कि रेल की जो पटरियां होती है अनंत काल से एक साथ चलती है। वह एक वाक्य सीधा साधा वाक्य है कि रेल की पटरियां जो होती है अनेक काल से अनंत काल से एक साथ साथ चलती है, परंतु वे आपस में कभी बोलती नहीं, वे मौन रहती है, शांत रहती है, खामोश रहती है, एक दूसरे से बात नहीं करती। इस प्रकार का उत्तर आपको लिखना है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां अनंत समय से अनंत काल से एक साथ चलती है, लेकिन फिर भी वह मौन है, शांत है, खामोश है, वे एक दूसरे से बातचीत करती नहीं। इस प्रकार का उत्तर लिखना है। तो आगे देखेंगे कौन सी कृति पूछी है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इसका गुलाब का फूल कविता का चरण वह समझाते हुए समय मैंने आपको चित्र भी दिखाया था। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है कि गुलाब का फूल कांटों के बीच रहते हुए भी वह हंसता है, खिलखिलाता है, अपनी खुशबू और सुंदरता का त्याग नहीं करता। यह हुआ एक वाक्य। और दूसरा वाक्य कौन सा कि वह हमें यह प्रेरणा देता है। कौन सी प्रेरणा देता है गुलाब का फूल कि हमें परेशानियों से घबराए बिना हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। आया समझ में आपके उत्तर कि गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहकर भी हंसता है, खिलखिलाता है, खुशबू सुंदरता का त्याग नहीं करता, और वह हमें हर पल यह प्रेरणा देता रहता है कि आपके जीवन में परेशानियां आने पर भी हमें क्या करना चाहिए। परेशानियों को डरे बिना हमें क्या करना चाहिए, परेशानियों से घबराए बिना हमें अपना काम करते रहना चाहिए। इस प्रकार बहुत ही सीधे साधे उत्तर है। इस कृतियों को आपको ध्यान में रखना है। यह स्वाध्याय जो है आपको वर्गपाठ की वही में लिखना है, क्योंकि वर्गपाठ में जो आप लिखते हैं, स्वाध्याय भी जो लिखते हैं, उसको आपको वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, मूल्यमापन की दृष्टि से आपको अंक मिलने वाले हैं। तो इसका भी स्वाध्याय वर्गपाठ की वही में आप लिखिए। और एक पत्र आया है, देखो, यह आपको स्वाध्याय की वही में लिखना है। उपयोजित लेखन, इस पर एक पत्र आया है। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र ऑब्लिक सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है। उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखे। प्रारूप म्हणजे आराखडा, इस प्रकार रूपरेखा। तो यहां दिया है रूपरेखा कैसी है, लेकिन इसमें से थोड़ा बदलाव आया है, क्योंकि यहां एक ही ईमेल आईडी दिया है, या सिर्फ एक ही ईमेल आईडी दिया है। आपको 2 लिखना है, यहां एक ही दिया है। तो दिनांक के बाद भी आपको ईमेल आईडी यहां लिखना है, क्योंकि यह आप मित्र के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो दिनांक पहले लिखनी है और उसके बाद आपको ईमेल आईडी। पिछले साल इसके सारे नियम हो चुके हैं, उस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह पत्र आपको स्वाध्याय की वही में लिखना है, तो वह भी आप लिख लीजिए, उसको भी आपको अंक मिलने वाले हैं। पहले दिनांक लिखना है, उसके बाद जिससे आप पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी लिखना है। आपको मालूम है कि ईमेल आईडी की सारे अक्षर दूसरी लिपि में होते हैं, कैपिटल या पहली लिपि में यह अक्षर मत लिखिए, क्योंकि आपको अंक नहीं मिलेंगे। उसके बाद संबोधन दिया है, देखो यहाँ संबोधन के लिए यहाँ क्या आएगा, प्रिय मित्र अल्पविराम।
नीचे लिखा है यहाँ अभिवादन। अभिवादन के लिए क्या आएगा? सप्रेम नमस्कार और पूर्ण विराम मतलब दंड। इस प्रकार तो इतना लिख लिया तो आपको 1 अंक मिलेगा। दिनांक लिखना है, उसके बाद जिसे आपको पत्र लिखना है उसका ईमेल आईडी लिखना है। पारिवारिक या कौटुंबिक पत्र में, ध्यान में आया, जो व्यावसायिक कार्यालयीन पत्र होते हैं वहां प्रति और सेवा में लिखना पड़ता है। उसके बाद में किसी पद नाम लिखना पड़ता है, पूरा पता, और उसके बाद ईमेल आईडी लिखना पड़ता है व्यावसायिक और कार्यालयीन पत्र में। लेकिन यह जो है यह घरेलू पत्र है, पारिवारिक पत्र है या कौटुंबिक पत्र है, इसलिए इसमें क्या लिखना है? दिनांक, संबोधन प्रिय मित्र, अभिवादन, सप्रेम नमस्कार, पूर्ण विराम। उसके बाद विषय विवेचन, प्रारंभ, विषय विवेचन, इस प्रकार के शब्द आपको नहीं लिखने हैं। और इधर पैराग्राफ में 2, 4, 5, 6 या 8, 10 पंक्तियों में आपको पत्र लिखना है कि मित्र क्या कर रहा है, आपको पत्र, आपको धन्यवाद दिए हैं, बधाई पत्र भेजा है और उसका हमें धन्यवाद करना है और धन्यवाद करते हुए हमें पत्र लिखना है। तो वहां पत्र लिखेंगे कि तुम्हारा पत्र मिला, धन्यवाद, इस प्रकार। और हमारे विद्यालय में जिला स्तरीय वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और तुम्हारी बधाई पत्र मिला, उसी से मैं बहुत आनंदित हो गया। और आगे लिख सकते हैं कि तुम जैसे मेरे मित्रों ने ही मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे प्रोत्साहन दिया और हमारे अध्यापक के, कक्षा के अध्यापक जी ने भी मुझे प्रेरणा दी और इन दोनों के प्रोत्साहन की वजह से आज मैंने यह यश प्राप्त किया है, संपादन किया है, अर्जित किया है। तुम्हें मालूम है कि जब मैं स्कूल में था तो मंच में ठीक तरह से मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन अध्यापक जी ने भी मुझे प्रोत्साहन दिलाया और मैं अब किसी भी विषय पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मैं अपना मत प्रकट कर सकता हूँ, व्यक्त कर सकता हूँ। और वह कहता है, और अंत में आपको कहना है कि तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम, छोटे भाई को शुभ आशीर्वाद। इस प्रकार होता है पत्र का कलेवर, मतलब पत्र का मध्य भाग। तुम्हारा ऑब्लिक तुम्हारी यह है, तो तुम्हारा, यदि लड़का लिखता है तो तुम्हारा लिखना है, तो लड़की सहेली को पत्र लिखती है तो तुम्हारी लिखनी है। तो तुम्हारा स्वल्प विराम, खाली जो पत्र लिखता है उस व्यक्ति का, लड़के का नाम लिखा तो भी चलेगा, इस प्रकार नेम लिखेगा तो भी चलेगा, और पूर्ण विराम। और जो पत्र लिखने वाला होता है उसे हम पत्र की भाषा में प्रेषक बोलते हैं। उसका नाम पूरा, उसके बाद यहाँ लिखना है, उसके बाद पता, और जो पत्र लिख रहा है प्रेषक, इसका भी ईमेल आईडी नीचे लिखना है। इस प्रकार यह घरेलू पत्र, बाकी के व्यावहारिक, व्यावसायिक, कार्यालयीन पत्र अलग होते हैं। तो शायद आपके ध्यान में आया होगा, पत्र लेखन पर हमने थोड़ी ही देर में रिवीजन डाली है। इस नियमों को आधार पर आपको यह पत्र लिखना है, इस प्रकार। तो ठीक है, इस प्रकार का स्वाध्याय भी हो चुका है। यह पूरा स्वाध्याय आप वर्ग पाठ की वही में लिखिए, और यह जो उपयोजित लेखन है वह आप क्या कीजिए, स्वाध्याय की वही में लिखिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको 5-5 यह कृतियां स्वाध्याय की वही में लिखना है। 5-5 कृतियां कि पत्र पास लिखना है आपको, विज्ञापन पास लिखना है, गद्याकरण पास लिखना है, इस प्रकार कहानी पास लिखना है और वृत्तांत पास लिखना है स्वाध्याय की वही में। आपको उसी के 20 अंक बोर्ड की परीक्षा में हम आपको देने वाले हैं, यदि आपका यह सारा लेखन आपका पूरा हो तभी आपको मार्क मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, आज की तासिका यहाँ समाप्त होती है और अगली तासिका में हम छठी कविता देखने वाले हैं। उसका नाम है गिरिधर नागर, क्योंकि
पांचवा जो पाठ है वह अभ्यासक्रम से इस साल के लिए निकाला गया है, उस पर और कोई सूचना नहीं आई है, इसलिए पीछे भी एक पाठ हमारा निकाला है, दूसरा लक्ष्मी, और यह एक पांचवा पाठ गोवा जैसा मैंने देखा। इस पर वीडियो नहीं बनेगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में छठी कविता के साथ, जिसका नाम है गिरिधर नागर। तब तक के लिए धन्यवाद।